यह बात उन्हें बहुत खटकती थी जब कोई कहता था कि तुम तो स्कूल ही नहीं गई हो। जब कोई कहता था कि आखिर तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, तो वो कहती हैं कि मैं अपनी मौसेरी बहन बसंती के साथ स्कूल तो गई थी, लेकिन अध्यापक ने मेरे साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जिसके वजह से मैं फिर दोबारा कभी स्कूल नहीं गई और जैसे तैसी अपनी शिक्षा पूरी की। लेकिन आखिर वो देश और दुनिया की एक ऐसी विभूति बनकर सबके सामने आई जिन्हें भारतवर्ष ने भारत रत्न का सम्मान दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज कहानी एक ऐसी शख्सियत की बताने जा रहा हूं जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, जिन्हें आप लोग सुनते हैं, हर घरों में जिनके स्वर गूंजते रहते हैं। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो अपने आप में लोगों के जेहन में उतर जाता है, जो स्वर बनकर, जो धुन बनकर, जो राग बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर न जाने कितने बरसों से राज करते आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर के जीवन में बहुत खासे उतार चढ़ाव आए। वह जब 13 साल की थीं तभी से उनको परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर चलना पड़ा। वह परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसी समय से फिल्मों में काम करने लगी थी। बात 1942 की है। उनके पिताजी की असमय मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। जी हाँ, और महज 13 वर्ष की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का दारोमदार उठाने के लिए उन्होंने अपने कंधों को मजबूत कर लिया। न चाहते हुए भी उनको फिल्मों में काम करना पड़ा। घर में उनकी माँ थी और उनके अलावा 4 भाई बहनों की परवरिश, जो इनके लिए बहुत बड़े दायित्व की बात थी, जिसके लिए उन्होंने फिल्मों में काम करने का रास्ता ठीक समझा। मास्टर विनायक ने अपनी पहली फिल्म मंगला गौर में उन्हें मुख्य नायिका की छोटी बहन बनाया था। इस शूटिंग के दरमियान मास्टर विनायक का उस स्टूडियो के साथ कुछ वाद विवाद हो गया और उसी के बाद उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया था। इस फिल्म को डायरेक्टर RS जुन्नार देव ने पूरा किया था। 1942 से 1947 तक इन्होंने 5 फिल्मों में काम किया, जिसका नाम है सुभद्रा, जो कि 1946 में आई थी। एक और फिल्म है जिसका नाम है मंदिर, जो फिर उसी वर्ष 1946 में आई थी। और एक नाम है दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जिसका नाम था जीवन यात्रा, गाजा भाऊ और बड़ी माँ। इन तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया था और इन फिल्मों को करके लता मंगेशकर अपना घर चलाया करती थी, अपने घर की परवरिश किया करती थी। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये किसी को भी नहीं मालूम होगा कि 1947 और 48 के दरमियान राशन की दुकान पर साड़ियाँ मिलती थीं और उसका कीमत मात्र 12 रुपये हुआ करता था। और वह 12 रुपये की साड़ियाँ खरीदती थी जो कॉटन की हुआ करती थी और रात को अपने तकिए के नीचे दबाकर उन्हें मोड़कर सो जाया करती थी ताकि वो सुबह पहनने लायक हो जाए। इस दौर से गुजरी हुई लता मंगेशकर क्या क्या नहीं देखी होंगी, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और सोचिए कि ऐसे दौर से गुजरने के बाद लता मंगेशकर के जीवन में कौन कौन सी कमियों ने घर बनाया होगा, क्या क्या सुनना पड़ा होगा, क्या क्या सहना पड़ा होगा। 14 साल की उम्र में कोल्हापुर से वो मुंबई आई थी गाना गाने के लिए अपनी मौसी के साथ, और वो अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर पर रुकी हुई थी। घर पर रियाज कर रही थी तो उनके चाचा ने कहा कि ये तो हमारे परिवार का नाम ही डुबा देगी। उनकी बुआ ने भी इसी तरह की उन्हें तानेकशी की, जिसके बाद वो रोने लगी थी, लेकिन उनकी मौसी ने उन्हें सहारा दिया और कहा तुम किसी पर ध्यान न दो, तुम अपना काम करो, बेहतर गाओ, लगन से गाओ, सब ठीक हो जाएगा। यही हिम्मत, यही ताकत उनको जब मिली तो वो अपने बेहतर परफॉर्मेंस को करने लगी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि एक शो वो मुंबई में कर रही थी, उस दरमियान वहाँ पर एक्ट्रेस ललिता पवार थी मौजूद, जिन्होंने अपने कानों का सोने का बालियां निकालकर लता को भेंट कर दी थी। 1962 चीन के आक्रमण के दरमियान पंडित प्रदीप, जो कि कवि प्रदीप के नाम से मशहूर हुए थे, उन्होंने देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा था, जिसे उन्होंने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें गाने के लिए ऑफर किया। जब उन्होंने ये गाना गाया तो वहाँ पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। और फिर स्टेज के पीछे जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो निर्देशक महबूब खान ने जवाहरलाल नेहरू जी से लता को मिलवाया था।
लता को उन्होंने काफ़ी सराहा और बहुत ज़्यादा तारीफ किया। लता की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लता ने मोहम्मद रफ़ी से सिर्फ इसलिए अनबन कर लिया था क्योंकि मोहम्मद रफ़ी वहाँ पर एक ऐसी गलती कर रहे थे रॉयल्टी को लेकर। लता मंगेशकर चाहती थी कि वो गायकों को रॉयल्टी मिले ताकि वो जब रिटायर्ड हों, उनके गले ख़राब हो जाएं तो फिर उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन मोहम्मद रफ़ी कहते थे कि नहीं, जब पैसा गाने का मिल गया तो फिर आगे जो मर्जी आए वो करे कंपनी या निर्माता, उससे हमें क्या लेना देना। इस बात को लेकर कई एक गायक कलाकार लता के साथ तो थे, जैसे कि मन्ना डे, तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार, ये लोग उस जमाने के मशहूर गायक हुआ करते थे। लेकिन रफ़ी साहब और आशा भोसले आदि उनके साथ नहीं थी, उनके खिलाफ थी। यह बात लता को खलती थी। अब आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा दौर से गुजरने वाली लता मंगेशकर क्या सोची होंगी। ये वक्त रहा जब लता मंगेशकर रफ़ी के साथ बहुत वर्षों तक गाना नहीं गाई। एक और वाकया आता है यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर। जब रिकॉर्डिंग के दौरान एक प्लेबैक सिंगर जीएम दुर्रानी हुआ करते थे, उनके साथ लता मंगेशकर ने फैसला कर लिया कि अब गाना नहीं गाएंगे और स्टूडियो से निकल कर चली गईं। क्योंकि वो फिल्म थी चांदनी रात, उसका गाना था हे छोरे की जात बड़ी बेवफा। ये गाना रिकॉर्डिंग चल रहा था और नौशाद इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। प्लेबैक सिंगर जीएम दुर्रानी हर गाने की लाइन खत्म करने के बाद शरारत किया करते थे। ये बात लता को पसंद नहीं आई। उन्होंने बहुत सहा, फिर आखिर अंत में जब उन्होंने लता का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कि तुम सफ़ेद चादर लपेट कर क्यों आ जाती हो, रंगीन कपड़ा क्यों नहीं पहनती, तुम्हारी ज्वेलरी ये कैसी ज्वेलरी है, ओल्ड मॉडल की। इन सब बातों को लेकर ये बहुत बुरा लगा इन्हें और ये रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर चली आई। जीएम दुर्रानी दुर्राते रह गए, बात खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि लता मंगेशकर जो कि अपनी बहन को लेकर स्कूल गई थी 10 महीने की आशा भोसले को, और अध्यापक जो उनका गाना सुनकर उनकी एडमिशन किया था अपने विद्यालय में, जो मराठी पाठशाला हुआ करती थी उनके घर के नज़दीक कोल्हापुर में, और उसी मास्टर ने जब ये कहा कि छोटे बच्चे को लेकर स्कूल नहीं आ सकते, तो लता मंगेशकर अपनी बहन को वापस लेकर चली आई थी। ये कैसा वक्त रहा होगा आप लोग सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लता मंगेशकर की जो पहली कार हुआ करती थी वो थी हिलमैन, जो 1947 में 8,000 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था। और तो और यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के लिए जब लता ने गाना गाया तो उसका पैसा ही यश चोपड़ा से नहीं लिया, ये कहते हुए उसका रुपया उन्होंने नहीं लिया कि आप मेरे भाई हो। तो भाई का फ़र्ज़ यश चोपड़ा ने भी खूब निभाया। उन्होंने लता के लिए एक मर्सिडीज़ भिजवा दिया था गिफ्ट में। उसी मर्सिडीज़ से ये अंतिम तक चलती रहीं। लता मंगेशकर की ये कहानी बहुत लंबी है, एक वक्त में ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि लता मंगेशकर को जासूसी उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद था। उन्हें गहने पहनना, डायमंड ज्वेलरी पहनना, ये सब बहुत पसंद था। उन्हें जलेबियाँ बहुत पसंद थी। उन्हें फ़िश खाना, मटन खाना, और तो और उन्हें समोसे में आलू वाला समोसा नहीं बल्कि कीमा समोसा पसंद था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लता मंगेशकर इतना अच्छा गाती थी, वो नॉन वेजिटेरियन थी। जी हाँ, वो खाने पीने की शौकीन थी। वो खुद भी मटन पसंदा बहुत अच्छा बनाती थी, उनको बनाना भी पसंद था। आप लोगों को कैसा लगा आज का ये लता मंगेशकर के बर्थ एनिवर्सरी पर स्पेशल खबर एडिशन रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे? बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आएंगे कुछ और खबरों के साथ।